हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुभान गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है कॉमर्स स्फीयर, जहां पर हम अकाउंट्स और कॉमर्स से जुड़ी नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की। आज हम लोग अकाउंटिंग के ऐसे कंसेप्ट्स को, ऐसे लॉज, ऐसे प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं जिनकी हेल्प से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस में प्रिपेयर की जाती है। मतलब इन्हीं कंसेप्ट्स को ध्यान में रखकर कोई बिजनेसमैन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। समझ में आ गया। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। शुरू करें। आज जो हम लोग पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों एक नहीं है। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक डिफरेंट पार्टीज हैं, एक सेपरेट एंटिटी हैं। समझ में आ गया। अगर बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ लायबिलिटी ट्रीट करी जाएगी, एक उधार माना जाएगा। समझ में आ गया। अगर जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में 10,000 रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो ये जो 10,000 हुए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड शो होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डिफरेंट पार्टीज हैं, दो अलग अलग पार्टीज हैं। ठीक है। अब ये बिजनेस की एक तरीके से लायबिलिटी हो गई। अब बिजनेस लायबल हो गया मिस्टर ए को पे करने में। अब बिजनेस कैसे पे करेगा? प्रॉफिट के रूप में इस लायबिलिटी को, इस 10,000 रुपए को प्रॉफिट के रूप में मिस्टर ए को, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसको वापस करेगा। इसीलिए इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। इसी तरह अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कोई मनी विड्रॉ करता है, ठीक है, अपने पर्सनल खर्चे के लिए कोई ड्रॉइंग्स विड्रॉ करता है, तो बिजनेसमैन को ये डायरेक्ट लायबल होगा बिजनेसमैन की वो बिजनेस को विद इंटरेस्ट उस मनी को वापस दे एक टाइम के बाद। समझ में आ गया। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट यही होता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग पार्टीज होती हैं, दो इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं, दोनों एक नहीं होती हैं, अलग होती हैं। अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी में मेजर किए जा सकते हैं। समझ में आया। जो ट्रांजैक्शंस, जो टर्म्स मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, केवल उन्हीं को हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का या 1,00,000 रुपए का परचेज किया सामने वाले से, ठीक है, तो ये 1,00,000 रुपए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस को किसी ने ब्लेसिंग्स दी, ठीक है, किसी ने दुआएं दी, तो क्या आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते हैं। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मिल सकते हैं या मेजर हो सकते हैं। समझ में आ गया सेकंड वाला। थर्ड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है तो वो ये ध्यान में रखता है कि उसके बिजनेस में होने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होंगे, ना कि एक डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करता है तब उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि वो 1 साल बाद बिजनेस बंद कर देगा या कुछ महीने करके, कुछ 2-3 साल करके अपने बिजनेस को बंद कर देगा। उसमें क्या रहता है कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो इंडेफिनिट, उसके जो ऑपरेशंस है वो एक डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए नहीं है, वो एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है, इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए है। समझ में आ गया। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनका कोई एक डेफिनिट टाइम पीरियड नहीं है, वो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, चलते रहने वाले प्रोसेस है। समझ में आ गया। फिर फोर्थ है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर हम अपनी अकाउंट्स को एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उसको मेंटेन करें। जैसे मान लीजिए हमने अपने बिजनेस की एक बुक्स ऑफ अकाउंट एक साल पे मेंटेन करेंगे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमने सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जो
जितना भी बैलेंस आया उसको क्लोज करके उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से हम लोग नेक्स्ट ईयर का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब इकट्ठे कर लिया 2-3 साल का एक साथ करें, नहीं, एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना ही होता है। समझ में आ गया। फिफ्थ है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस के अंदर जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसे उसकी मार्केट वैल्यू पे ना दिखाते हुए उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जितने का हम खरीद के लाए थे, उस पे दिखाते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए आपने ईयर 2000 में अपना बिजनेस शुरू किया था, ईयर 2000 में अपना बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, और अब है 2020, ठीक है। अब आप आज अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो, 2000 जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब आपने 1 लाख रुपए की कोई एसेट्स परचेज करी थी, कोई मशीनरी परचेज करी थी, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब 2020 में उसी सेम मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। उसी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 2020 में भी इस एसेट्स के लिए मेंटेन करेंगे तो इसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, ना कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू हो, उस पे ना दिखाकर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट में उसको दिखाएंगे। अब 1 लाख रुपए में एक चीज और ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होता है इंस्टॉलेशन चार्ज और जितने भी कैरेज वगैरह, जब तक मशीनरी रन करने के लायक नहीं हो जाती है, उससे प्रोडक्शन नहीं शुरू हो जाता है, तब तक जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। समझ में आया। जैसे आपने 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज दिए, ठीक है, या 500 रुपए भाड़ा दिया, ठीक है, तो ये सारे जितने छोटे छोटे खर्चे हैं ये सारे इस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगी उसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट मानेंगे। समझ में आ गया। 6th है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो हमेशा 2 साइड रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आया। 2 साइड रिकॉर्ड किया जाता है, उसके हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम किसी ट्रांजैक्शंस को एक साइड ही रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो अकाउंटिंग में सही नहीं माना जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्कर खरीदा, ठीक है, तो क्या हुआ, मार्कर मेरे पास आया और कैश मेरे पास से गया, तो 2 इफेक्ट हुए। बिजनेस में हमने सेल करी 10,000 रुपए की, सेल कैश हमारे पास आया, जो हमने प्रोडक्ट सेल किया वो हमारे पास से गया, तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट हो रहा है। यही ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उसकी हमेशा बिजनेस में 2 जगह एंट्री की जाएगी, एक जगह एंट्री सही नहीं मानी जाएगी। आ गया समझ में अच्छे से। ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद में पार्ट 2 में बाकी जितने रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं जो बाकी बचे हैं उन सबको क्लियर कर दूंगा। समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।